हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। आज के दिन में यहाँ के जो लोग हैं इतना डेडली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट जो इस कंट्री का है उसी में आग लगा दिया। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो है फाइनेंशियल बिल, जिस बिल में ये बताया गया कि 2.7 बिलियन डॉलर का जो टैक्स रेज है उसको किया जाएगा, यानी कि जो टैक्स रेट है उस कंट्री में उसको इंक्रीज करने का बिल इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में। अभी अगर देखो तो इस कंट्री का हालत इतना खराब है कि इतना कर्ज में ये डूबा हुआ कंट्री है कि जो भी इसका एनुअल रेवेन्यू है उसका 40% ये लोग कर्ज देने में खर्च कर देते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लोन लिया गया था वो ऐसे अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की क्या जरूरत थी, या यहाँ पे करप्शन ज्यादा है। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं? किनिया का। तो किनिया का फाइनली जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस टैक्स बिल पे साइन करने से मना कर दिया है। और ये कह लो कि बहुत ही बड़ा एक तरह से सेटबैक फॉर द गवर्नमेंट है, क्योंकि आज के दिन में यहाँ का जो गवर्नमेंट है वो हो सकता है कि आने वाले महीनों में डिफॉल्ट कर दे, क्योंकि यहाँ का जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत हाई हो चुका है और दे डोंट हैव मनी टू बाई इसेंशियल्स। सो आप यहाँ पे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। किनिया प्रेसिडेंट विथड्रॉज कंट्रोवर्शियल टैक्स बिल अमिड डेडली प्रोटेस्ट। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कीनिया है कहाँ। तो वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो कीनिया है ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, और इसका राजधानी कहाँ पे है? नैरोबी में। और इसका करेंसी का नाम क्या है? कीनियन सिलिंग। तो सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाई दे वर प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था? तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिल है उसके तहत क्या किया गया था कि 2.7 बिलियन डॉलर का जो टैक्स है उसको रेज किया गया था। यानी कि यहाँ की जो जनता है उन्हें ज्यादा टैक्स पे करने के लिए कहा गया इस बिल के थ्रू। इसीलिए यहाँ की जो जनता है वो सड़कों पे आई और प्रोटेस्ट करना शुरू की। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ की जो पुलिस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, बट इनके टीयर गैस और जो वाटर कैनन है उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ की जो जनता है वो वायलेंट हो गई। और वायलेंट होने के बाद इतना ज्यादा वायलेंट हुई कि इन्होंने क्या किया, जाके पार्लियामेंट में आग लगा दिया। उसके बाद पुलिस ने फायर ओपन किया और उन्होंने 22 पीपल को मार दिया, जिसके वजह से ये जो प्रोटेस्ट था और वायलेंट हो गया। और फाइनली जो यहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बोला आके पब्लिकली कि अब वो इस बिल पे साइन नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिगेस्ट एक्सटर्नल लेंडर्स टू कीनिया कौन कौन है। यहाँ पे आप पढ़ो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। एक्सटर्नल डेट का 72% ये लोग अकाउंट करते हैं कंबाइंड। कौन कौन? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। ऐसे में बोलोगे कि जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, तो आईएमएफ जब भी किसी को लोन देता है तो वो तो बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन रखता है, उसके बाद इकोनॉमी को ओपन अप भी करने के लिए कहता है। तो ऐसे कैसे दे दिया अनसस्टेनेबल लोन? या वर्ल्ड बैंक का जब भी हम बात करते हैं तो जब भी ये किसी कंट्री को लोन देते हैं तो सबसे पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सस्टेनेबिलिटी है उसको चेक करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग अपना टेक्निकल टीम भी भेजते हैं ताकि वो जो प्रोजेक्ट है कैसे काम कर रहा है। तो इन दोनों ने लोन दिया और वो लोन की वजह से क्या हुआ कि वो जो कंट्री है अनसस्टेनेबल वे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया, और करप्शन की वजह से वहां पे क्या हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो सस्टेनेबल नहीं है। देखो कोई भी कंट्री जब लोन लेता है तो क्या करता है, वहाँ के जो डेवलपमेंट वाले कार्य होते हैं उस पर लगाते हैं, जैसे कि स्कूल बनाना, रोड बनाना, रेलवेज बनाना, एयरपोर्ट बनाना। तो जब आप बनाते हो तो उससे आपको रेवेन्यू मिलता है। तो जो रेवेन्यू आपको प्राप्त होता है उससे आप क्या करते हो, जो इंटरेस्ट रेट है उसको पेमेंट करते हो। लेकिन सोचो अगर वो जो प्रोजेक्ट बना है वो अनसस्टेनेबल हो, वो अगर कंज्यूमर वहां का यूज ना करे तो कहाँ से आप इंटरेस्ट रेट को पे करोगे? तो यही हाल है आज दुनिया में। जितने सारे लोन थे वो ऐसे प्रोजेक्ट में लग गए हैं जहां से कोई भी इनकम नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से कीनिया अनेबल है जो इंटरेस्ट है उसको पे करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चाइना भी एक बड़ा लेंडर टू द कीनिया है, और चाइना का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कीनिया में चल रहे हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हो नैरोबी में जो एक्सप्रेस वे है 27 किलोमीटर लंबा, वो भी चाइना का जो एग्जिम बैंक है उसने बनाया है। तो कहोगे कि हमेशा चाइना ही नहीं होता है डिफॉल्ट होने का रीजन। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये भी कभी कभी रोल प्ले करते हैं। देखो ये जितने सारे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज में लोन तो दे देते हैं। लोन के बदले में ये लोग क्या करते हैं, वहां की इकोनॉमी को ओपन अप करवाते हैं। वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका जो लीज होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज के बिजनेसमैन ले लेते हैं, वो भी चीपर रेट पे, जिसके वजह से इस कंट्री को हेवी लॉस होता है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से फिर से ये आईएमएफ से लोन लेना चाहते हैं। बट आईएमएफ का ये कंडीशन है कि आप अपना फिजिकल डेफिसिट को कट करो देन वी विल गिव यू लोन। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया कि टैक्स रेज किया था, और यहाँ की जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ गई। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अलाउंड कितना करता है, 37% जो एनुअल रेवेन्यू है
कीनिया का, वो चला जाता है कहाँ पे, इंटरेस्ट पेमेंट करने में। इससे समझ सकते हो कितना हेवी डेट लोन कीनिया के ऊपर है। तो सवाल ये है कि कीनिया का सिचुएशन ऐसे अचानक से कैसे हुआ है? देखो, अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ था, जितने सारे इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए थे, जो डिमांड था वो भी कम हो गया था। इसकी वजह से लोगों का जॉब चला गया, उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए। ये एक समस्या तो थी ही, जिससे कंट्रीज जूझ रही हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और जो भी लोन वोन लिए गए थे उस टाइम में, उसको भी अभी तक ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। तब तक दूसरा समस्या ये आया कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया। और यूक्रेन रशिया का जो वॉर है ना, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए स्पेशली बहुत, एक तरह से कह लो कि नुकसानदेह हुआ साबित। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो यूक्रेन के जितने सारे फूड ग्रेन्स थे वो जाते थे अफ्रीकन कंट्रीज को, और जब ये वॉर ब्रोक आउट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ के जो फूड ग्रेन्स थे उसका सप्लाई रुक गया। जैसे इसका सप्लाई रुका, उससे क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी फूड ग्रेन्स है उसका क्या हुआ, उसका प्राइस बढ़ गया। और ऐसे में क्या होता है, एक और फैक्टर काम करता है, जब भी किसी कमोडिटीज का इंटरनेशनल मार्केट में जब भी किसी कमोडिटीज का इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कम हो जाता है, इंटरनेशनल मार्केट के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं वो लोग भी माफिया होते हैं, वो क्या करते हैं, होर्डिंग कर देते हैं और भी प्राइस को बढ़ा देते हैं होर्डिंग करके, ताकि ज्यादा प्राइस और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इन रीजन के कारण जूझ रहा है। थर्ड पे है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ ड्राउट। अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ड्राउट से जूझ रहे हैं, जैसे कि मेडागास्कर भी है, वो भी जूझ रहा है। और 2 साल लगातार सोचो, 2 साल लगातार ड्राउट, जिसके वजह से कोई भी प्लांट वहां पे ग्रो नहीं किया होगा, फसल अच्छी नहीं हुई होगी, जिसके वजह से इन्हें फूड ग्रेन भी खरीदना पड़ रहा होगा, और फूड ग्रेन का दाम भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा। उसके बाद लास्ट में है डेप्रिसिएशन ऑफ कीनिया का जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन। ऑफ कोर्स जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वहां पे सप्लाई कम होगा, तो ऑफ कोर्स आपका जो भी करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से जो कीनिया है आज के दिन में इन कंडीशन से गुजर रहा है। और सवाल ये है, और लास्ट में एक और रीजन है जो हिडन है, वो रीजन है करप्शन। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां के और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने करप्ट हैं कि जो भी प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, या उसे कोई रिटर्न भी नहीं मिलता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें जरूरी है कि जब भी किसी भी कंट्री को लोन दे, उसका प्रॉपर जांच करें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, क्या उससे रेवेन्यू जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ताकि वहां की एटलीस्ट जो जनता है वो हेवी प्राइस पे ना कर सके बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.